हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग इसकी पहली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप में बताया गया था, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिस्कस किए थे, ठीक है ना। एक बार हम लोग फिर उसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया गया था कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक। जैसे हम लोग पहले से ही सुनते आए हैं कोई भी चीज़ जो खाने में मीठी होती है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन केमिकल के तौर पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हैं सभी स्वीट टेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ये आई, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस क्लास को लेने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने नोट्स को अपने आगे लेके रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि नोट्स देखेंगे तभी हमारी बातें ज़्यादा समझ में आपको आएंगे, ठीक है। तो फिर एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए फिर से आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, बताया गया था कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह के साथ ढेर सारे OH समूह लगे होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल जिसमें ढेर सारे OH समूह उपस्थित होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एग्जाम्पल लिया गया है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज। हम लोग भी 80 फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आइसोमेरिज्म, ठीक ना। वहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में बताया गया था कि ग्लूकोज में CHO समूह पाया जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, और कीटोन में क्या है, CO समूह पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ CHO समूह है, यहाँ CO समूह है, इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए कर रहे हैं दूसरा हेडिंग इसमें दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हम लोग पिछली क्लास में भी बता था कि मालिक्यूलर फार्मूला वही है C6H12O6, ठीक है ना। लेकिन फंक्शनल समूह क्या है, चेंज हो जाता है। ग्लूकोज में क्या है, फंक्शनल समूह CHO है, फ्रक्टोज में फंक्शनल समूह क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, ठीक। और तीसरे पे चलते हैं, अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखिए क्या बताया गया था उस दिन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो मोनोसैकेराइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसका हाइड्रोलिसिस और छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, गलेक्टोज है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिनका हम लोग जल भक्षण करेंगे तो और छोटे भागों में नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। दूसरा हेडिंग है इसमें, दूसरा जो क्लासिफिकेशन तरीका है, अब इसे देखिएगा। अब उस दिन बताया गया था कि मोनोसैकेराइड को और फर्दर ग्रुप में बांटा गया है, जैसे एल्डोजेज, देख रहे हैं यहाँ एल्डोजेज देख रहे हैं, बताया लिखा है ना एल्डोजेज। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था एल्डोजेज क्या है, जिसमें एल्डिहाइड समूह हो, बताया गया था क्या, ग्लूकोज। कीटोजेज क्या है, जिसमें कीटोनिक समूह हो, उसका भी बताया गया है, फ्रक्टोज, ठीक है ना। दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन का तरीका, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक ना। लास्ट टाइम हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मॉलिक्यूल, यहाँ लिखा है ना, आप लोग पिछले ही क्लास में पढ़े थे, यहाँ देखिए लिखा है 2 से 10 मॉलिक्यूल किसके, मोनोसैकेराइड के बनते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है ना। अगला क्लासिफिकेशन का सॉरी अगला क्लासिफिकेशन क्या है, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। तो क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जिनका हम लोग क्या करें, जल अपघटन करें तो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड बनने के चांसेस रहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। जैसे है सेलुलोज है, स्टार्च है, ठीक है ना, ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत रखे गए हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
तो बताया गया था पिछले ही क्लास में, आपको बताया गया था कि आप लोग टॉलिंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के बारे में लिख दीजिएगा। हमने लिखा बताया है कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टॉलिंस सोल्यूशन क्या होता है बताया गया था ना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग मतलब क्या है कि वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन के विलयन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और जो रिड्यूस नहीं कर पाते उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। जैसे बताया गया था आप लोगों को कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज ये सब क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर है या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन जो सुक्रोज मालिक्यूल है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका चर्चा कर रखा है, ठीक ना। अगले स्टेप चलते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ठीक ना, या साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, इसमें हम लोग पहले हेडिंग पढ़ेंगे, कह रहा है कि द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल्स टू एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो हम लोगों ने ओपन चेन के बारे में पढ़ा है पिछली क्लासों में, कह रहा है कि ये कुछ गुण नहीं प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओपन नहीं किया है, क्लोज है। जैसे पहला हेडिंग इसमें बता रहा है कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया। ग्लूकोज मालिक्यूल अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब अगर इसका CHO समूह क्या होता, फ्री होता, तो अमोनिया से रिएक्शन करता, लेकिन इसका CHO समूह फ्री नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ग्लूकोज, यहाँ देखिए लिखा है ना, या फिर कॉपी में देखिए दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम डाइसल्फाइड टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड, ठीक ना। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम डाइसल्फाइड टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड। क्यों ऐसा हुआ कि अगर ग्लूकोज में CHO समूह है, और हम लोग जानते हैं CHO समूह क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, BSc सेकेंड में बताया गया है। CHO समूह क्या होता है ग्लूकोज का या किसी भी का भी CHO समूह क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। अगर इस ग्लूकोज का अगर CHO समूह फ्री होता, अगर हम लोग सोडियम डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो सल्फाइड समूह के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो जाके एडिशन रिएक्शन दे देता CHO समूह के ऊपर, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का जो CHO समूह है वो फ्री नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ग्लूकोज डज नॉट रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ सिप रिएजेंट। ग्लूकोज सिप रिएजेंट का पिंक कलर जस का तस नहीं बना पाता, ठीक ना। कह रहा है कि इट मीन्स दैट एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज इज नॉट फ्री टू गिव दीज रिएक्शन। ऊपर जितने भी कारण दिए गए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, ओपन चेन रिंग स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता या ओपन अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब अब हम लोग देखेंगे इसका क्लोज स्ट्रक्चर। यहाँ म्यूटेशन एक हेडिंग डाली गई है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक सेकेंड नोट्स आपके पास भेजा है, उसी से लेकर हम लोग यहाँ फिर से चर्चा करेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लोज स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का जो ओपन स्ट्रक्चर है, ये कुछ शर्तों को नहीं प्रदर्शित किया, जिससे ये पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल केवल ओपन अवस्था में ही नहीं पाया जाता है, रिंग अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट रीडिंग पढ़ेंगे क्या है अब, कि क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो देखिए क्लोज स्ट्रक्चर आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, लिखा है ना, डी ग्लूकोज हैविंग चार्ज, सॉरी यार, ये यार एक मिनट, हम लोग दूसरी रीडिंग देखने वाले थे ना, रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या आ गया, एक मिनट, हाँ ठीक, एक मिनट,
एक मिनट भाई, ये कहाँ से, हाँ ठीक है ना, जिसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो बताया गया कि जो ग्लूकोज मालिक्यूल है क्लोज अवस्था में पाया जाता है, मतलब रिंग अवस्था में पाया जाता है। और इसको बताया था किसने, हावर्थ ने बताया था, ठीक ना। इस फिगर को देखिएगा, क्लोज अवस्था में ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और क्या, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, आप पहचानेंगे कैसे कौन अल्फा है कौन बीटा। यहाँ देखिएगा, इसका दोनों ओ एच समूह, अल्फा डी ग्लूकोज के दोनों ओ एच समूह क्या है, नीचे की तरफ है। जबकि यहाँ बीटा वाले में देखिएगा, एक ओ एच समूह कार्बन नंबर 1 वाला क्या है, ऊपर की तरफ है, और 2 वाला क्या है, नीचे। अगर दोनों क्या होंगे, नीचे होंगे, तो हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अगर एक पहला नंबर का ऊपर होगा, दूसरा क्या होगा, नीचे होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है ना। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक बार पढ़े थे म्यूटर रोटेशन, हमने बताया था कि म्यूटर रोटेशन के एक अलग नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। हमको उम्मीद है आप लोग वो चीज़ें लिख चुके होंगे, ठीक है ना, लिख चुके हैं ना। अब उस नए नोट्स को जो हमने भेजा है उसको ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि एक दूसरा नोट्स आपको भेजेंगे, उसको हम फिर से चेक कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ है वो, एक मिनट, ये चेक कर रहे हैं। म्यूटर रोटेशन का एक नोट्स हमने फिर से भेजा था, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर म्यूटर रोटेशन के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है ना। क्लोज स्ट्रक्चर पूरा म्यूटर रोटेशन के ही द्वारा डिस्कस किया गया है। एक मिनट एक मिनट, शायद मिल नहीं रहा है, हाँ ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए, ये मीटर रोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। मीटर रोटेशन है क्या, मीटर रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब किस लिए, कि जो ग्लूकोज मालिक्यूल था वो ओपन चेन स्ट्रक्चर को 100% बताने में क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ग्लूकोज केवल ओपन अवस्था में नहीं पाया जाता, यह क्या होता है, क्लोज अवस्था में भी पाया जाता है ना। अब यहाँ देखिएगा इसका, हम लोग पढ़ेंगे मीटर रोटेशन, तो क्या है देखिएगा, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि द फेनामेनन, अपने नोट्स में देखिएगा, द फेनामेनन ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम टू इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। कह रहा है कि कंपाउंड का क्या हो जाए, स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूटर रोटेशन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज, आपने अपनी नोट्स में देखते रहिएगा, आप वहाँ पढ़िएगा, लिखा है ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक ना। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या लिखा है कि ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। उसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर। और एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, हम लोग पहले से पढ़े हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है इट रोटेट द पोलराइज लाइट, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या होता है, अपने नोट्स में देखिएगा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन डी ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमने बताया था कि ग्लूकोज के कितने भाग होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है डी ग्लूकोज, कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। उसी तरह कह रहा है डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 419 केल्विन है, इसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में। कह रहा इट्स स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली ड्रॉप, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या हो जाता है, घटने लगता है। कहाँ से, उसका स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ देखिए लिखा है 112 से कहाँ पे घट के चला जाता है, 52.7, ठीक है ना। 112 से कहाँ चला गया, 52.7 से। वहीं दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड व्हेन डी ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट फॉर
23 केल्विन, मतलब डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 423 केल्विन है, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घोला जाता है। द स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कहाँ से बढ़ता है देखिएगा, 19 डिग्री से कहाँ चला जाता है +52 डिग्री। एक घटता है 112 से 52.7 पे आता है, दूसरा क्या है बढ़ता है 19 से क्या है 52.7 पे है, ठीक है ना। डी ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 एंड हैविंग ए हाई स्पेसिफिक रोटेशन इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 419 केल्विन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अपने नोट्स में देखते रहिएगा, ठीक ना। एंड द अदर हैंड इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 423 केल्विन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। फिर से हम लोग एक्सपायरी स्ट्रक्चर देखेंगे, बताया गया था अल्फा डी ग्लूकोज में ये वाला ओ एच और ये वाला ओ एच दोनों कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे, ये और ये कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। जबकि बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का वो जो ओ एच है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, है ना। बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का ओ एच कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म में क्या है, क्या देखिएगा, ये वाला देखिएगा, ये ऑक्सीजन अपनी कॉपी में देख रहे होंगे। ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर, ये वाटर से क्या ले लेगा एच ले लेगा, जब वाटर से एच ले लेगा तो ये किस में बदलेगा ओ एच में। और यहाँ देखिएगा जब ओ एच लेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लेगा, यहाँ हो जाएगा ओ एच, जब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो ये वाला एच वाला बॉन्ड खींच के यहाँ चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये मतलब यहाँ क्या बन गया सी एच ओ, देखिए नीचे क्या बन गया है सी एच ओ, ऊपर क्या हो गया है ओ एच हो गया, ठीक है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था 419 केल्विन ऊपर पड़ा है। 419 केल्विन वाले को हम लोग क्या कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना था 112 डिग्री। सिमिलरली इधर आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन कितना था 19, चेंज होकर ये भी कितने पे चला जाता है 52.7 पे, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 19 है, मेल्टिंग पॉइंट है 421 से 423 हम लोग कहते हैं। ये भी वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ से चेन देखिएगा खुल रही है, ये किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा ओ एच में, और नीचे वाला किस में सी एच में। तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये किस में है साइक्लिक फार्म में है। और यहाँ आ गया बीच में देखिए क्या ओपन फार्म, ओपन फार्म क्या है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 52 डिग्री या 52.7 डिग्री हम लोग कहते हैं। तो हम लोग देखिएगा कि रिंग स्ट्रक्चर में दो तरीके का दिख रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन ओपन तरीके में एक। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज मालिक्यूल है वो एक्वस फेज में ओपन अवस्था में भी दिखता है और क्लोज अवस्था में भी दिखता है। तो इसका जो ओपन अवस्था में दिखने का परसेंटेज है वो 0.02% केवल। इसका मतलब कि ग्लूकोज ओपन अवस्था में केवल 0.2% ही दिखता है, उससे ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्लास पे। ये हो गया हमारा म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन है क्या हम कह सकते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रही है चेंज हो रही है। कहाँ पे चेंज हो रही है एकस अवस्था में, एकस अवस्था में चेंज हो रही है। कह रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 419 केल्विन है, स्पेसिफिक रोटेशन कितना है यहाँ दिया था 112, वो ड्रॉप करके किस पे चला जाता है 52.7 पे। दूसरी तरफ ऐसे मॉलिक्यूल जिसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 19 है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, कितना तक चला जाता है 52.7 तक, ठीक है ना। तो इसी स्पेसिफिक रोटेशन को इक्विलिब्रियम में चेंज होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। इससे आगे जो पढ़ रहे थे, इसके आगे जो हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ देखिए कहाँ गया, ये कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट, बैच ऑफ केमिस्ट्री कहाँ है भाई, बैच ऑफ केमिस्ट्री ये रहा, ठीक है, यहीं पे हम लोग पढ़ रहे थे।
हाँ ठीक, यहाँ क्या क्या पढ़ा है, तो ये यहाँ हो गया है, हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर रोटेशन हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं हार्ट स्ट्रक्चर। अब कह रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, पहला है रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ फिनिल हाइड्राजीन अपने नोट्स में देखते रहिएगा। फिनिल हाइड्राजीन क्या है, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए तो क्या हो जाएगा, फिनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2, और NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, फिनिल हाइड्राजीन कहते हैं। NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। लेकिन NH2 से एक H निकाल के वहाँ क्या जोड़ दिया जाए, फिनाइल समूह जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, फिनिल हाइड्राजीन। ठीक ना। कह रहे क्या होता है, तो पहला रिएक्शन यहाँ पर है, कह रहे हैं कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, फिनिल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनता है, ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन बनता है, ग्लूकोज फिनिल हाइड्राजोन बनता है। ठीक है ना, कैसे बनता है, देखिए यहाँ CHO समूह है, इसका NH2 का H2, यहाँ से क्या OH किस रूप में निकल गया है, देखिए H2 के रूप में। यहाँ से O निकला है तो उसी के साथ कौन जुड़ा है, N। दो बांड टूटा है तो दो बांड के साथ देखिए क्या जुड़ गया, NH C6H5, तो बन गया क्या, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, कहाँ पहुँचे थे, अब जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, ठीक ना, इसका रिएक्शन हम लोग फिर किसके साथ कराते हैं, फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराते हैं। अभी बना था ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन, अब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ ना, यहाँ क्या है, CHOH है, लेकिन जो प्रोडक्ट में क्या है, CO आ गया। तो हम लोग जानते हैं पहले ये क्या था, CHOH, अब क्या हो गया, CO, मतलब ये किस में बदल गया, ग्लूकोजोन या ग्लूकाजोन कहते हैं। पहले ग्लूकोज था, अब यहाँ ओन आ गया, मतलब कीटोनिक समूह आने की वजह से क्या हो गया, ग्लूकासोन। तो इसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक ना। तो एक मालिक्यूल सब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। दो मालिक्यूल सब क्रिया करेगा क्या बनेगा, ग्लूकोसान या ग्लूकासोन या फेनिल हाइड्रोजीन। तीन मालिक्यूल सब क्रिया बने करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोसा जोन, या इसे क्या कहते हैं, ओसा जोन। अगर ये तीन मालिक्यूल सब क्रिया कर लेता है, देखिए कि पहले मालिक्यूल से रिएक्शन किया तो यहाँ से एक बार जुड़ा था, दोबारा रिएक्शन किया तो यहाँ CH क्या हो गया था, CO में बदल गया था, तिबारा जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ CH, यहाँ से क्या OH निकल गया। तो अब जो बना है ग्लूकोसा जोन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओसा जोन। ये बहुत बार पूछा गया है, ओसा जोन फॉर्मेशन। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि द अबव स्टेप टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ग्लूकोसा जोन विथ गिवन बाय फिशर। किसने इसको बताया था, फिशर ने बताया था। ठीक है ना। लेटरली द एबव मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन हैज बीन प्रोड्यूस बाय मैकेनिज्म वेगार्ड या वियांड ने बताया था। कैसे बताया था, बाय एमाडोरी रीअरेंजमेंट के द्वारा। ये जो ग्लूकोज जोन में कैसे बदलता है, एमाडोरी रीअरेंजमेंट के द्वारा। ठीक है ना। इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में देखते रहिएगा। पहले हमने देखा था एक फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल CO के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक ना। फिर दोबारा यही रीअरेंज हुआ। रीअरेंजमेंट जानते हैं ना, रीअरेंजमेंट क्या होता है, कि रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि एटमों का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, एटमों का शिफ्टिंग होता है। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा इसका H निकल गया है, इसका H निकल गया है। ठीक है। तो ये बचा क्या है, OH। जब यहाँ से निकला, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड।
और यही एच जाके कहाँ जुड़ा है, इसके पास, यहाँ देखिए ये एच जुड़ा है ना रिएजमेंट में, ये इसके पास एन के पास एच नहीं था, यहाँ एच आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ रिएजमेंट देखिए हो रहा है, इसका एच इसके पास जा रहा है, तो यहाँ बचा क्या, सी यू बचा, हम लोगों ने पढ़ा है सी यू बचा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या निकल गया, C6H5 NH2, तो क्या बचा यहाँ देखिएगा, CH डबल बॉन्ड NH, और क्या बचा CO। अब रिएक्शन होने जा रहा है किसका, फेनिल हाइड्रोजन से, फेनिल हाइड्रोजन से देखिएगा यहाँ से H2 और यहाँ से देखिएगा NH, ठीक ना। एक बार हुआ यहाँ पहली बार फेनिल हाइड्रोजन से, तो यहाँ से NH2 और यहाँ से O निकल गया, तो यहाँ देखिए कि जुड़ गया क्या, C6H5N जुड़ा है। दोबारा रिएक्शन हुआ फेनिल हाइड्रोजन से, दोबारा रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से हुआ, तो यहाँ से NH और यहाँ से क्या NH2, EH और NH2 किस रूप में निकल जाएगा, यहाँ NH3 के रूप में निकलेगा, ठीक ना। तो बन गया क्या, NH C6H5 NH C6H5। यही है ग्लूकोसा जोन फॉर्मेशन या अमाडोरी रिएजमेंट के नाम से यह रिएक्शन बार बार पूछा गया है, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। पहले एक ग्लूकोज मालिक्यूल फिनिल हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, बनता है ग्लूकोज हाइड्रोजन। यही यहाँ पे जब ग्लूकोज हाइड्रोजन बनता है तो यहाँ क्या होता है, रिएजमेंट होता है। रिएजमेंट के बाद देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, इस O का एच इनके पास जा रहा है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, -C6H5 NH2 निकल जाता है। बचता है क्या, CH डबल बॉन्ड NH और CO। यही जो निकला है C6H5 NH2 दूसरा पेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो यहाँ बन जाता है क्या, देखिएगा दूसरे फिनल हाइड्रोजन से NC6H5। आपको ये चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप लोग अपने नोट्स देखते रहेंगे, ठीक ना। अगर हमारी आवाज़ ज़्यादा स्पीड से हो तो इसको आपने यूट्यूब में या जैसे भी देख रहे स्पीड स्लो करके देखिएगा, ठीक ना। एक बार रिएक्शन किया, फिर कितने किया, 2 बार रिएक्शन किया, हमारा बन गया क्या, ओसा जोन या ग्लूकोसा जोन, लास्ट में यही है ना। तो पूछता है कि कंपटीशन में आकर पूछता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बनने के लिए फेनिल हाइड्रोजन मालिक्यूल के कितने मालिक्यूल यूज होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 मालिक्यूल। जैसा कि आपने मैकेनिज्म में देखा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बनने के लिए यहाँ एक हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ कितने हो गए, 3। इसका मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बनने के लिए कुल फेनिल हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल यूज होते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, जैसा भी हो, अगर कोई समस्या हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे कि हाँ आप लोग को क्या समस्या है। ओके, थैंक यू।